चलिए तो दोस्तों, मैं आज फिर स्वागत करता हूं आपका सोनू क्लासेस पर। और जैसा कि एग्जाम्स की डेट अब आ ही चुकी है, तो इस घड़ी में मैं बार बार आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ दो ही पंक्तियों से आपको मोटिवेट करना चाहूंगा और कहूंगा कि तू हौसला रख, एक दिन वो मंजर भी आएगा। कि तू हौसला रख, एक दिन वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठो है मेरे मंजिल के मुसाफिरों, थक कर ना बैठो है मेरे मंजिल के मुसाफिरों, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज फिर से दमदार लेक्चर के साथ मैं आपको प्रेजेंट करता हूं अपना लेक्चर। मैंने पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवाया। उसी के पार्ट 2 में मैंने कल चर्चा करी कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ सेल की दोस्तों। लेकिन वहां पर एक बात हमें, चलिए हम लेक्चर की तरफ कंटिन्यू होते हैं। तो वहां पर एक बात हमें बार बार परेशान कर रही थी कि मैं किसको एनोड बोलूं, किसको मैं कैथोड बोलूं, और मैं क्यों ही जिंक गिविंग के Zn2 पॉजिटिव को एनोड मानता हूं, और क्यों मैं कॉपर 2 पॉजिटिव गिविंग के कॉपर सॉलिड को क्यों मैं कैथोड मानता हूं। यह बात मुझे बार बार परेशान कर रही थी दोस्तों। तो आज लेक्चर की स्टार्टिंग जो होगी वो मेरी सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स के क्राइटेरिया से होगी दोस्तों। चलिए, ये लाइट क्लियर आ रही है जी? चलिए दोस्तों, चलिए तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग करता हूं अपना लेक्चर। देखिए भाई, जब मैं सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करता हूं ना, जब मैं सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात करता हूं, तब मैं कहता हूं कि सबसे पहली बात तो किसी भी सेल में कोई भी जो इलेक्ट्रोड सिलेक्ट किया जाता है ना, बेसिकली सेल में ही इलेक्ट्रोड्स क्या किए जाएंगे भाई, सिलेक्ट किए जाएंगे। और अगर सेल में इलेक्ट्रोड्स सेलेक्ट किए जाएंगे तो मैंने दो टाइप के सेल पढ़े थे। पहला मैंने सेल पढ़ा था कौन सा रे, जिसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला था, ठीक है भाई। या मैंने इसको क्या बोला था रे, गैल्वेनिक सेल बोला था। क्या बोला था रे, गैल्वेनिक सेल बोला था। या मैंने इसको वोल्टेक सेल बोला था, ठीक है भाई। मैंने कल इन सेल की चर्चा करी थी। लेकिन मैंने इसी एग्जांपल के थ्रू, मैंने कल एग्जांपल थ्रू बताया था कि मैं जिंक को एनोड लेता हूं और किसको, कॉपर को मैं कैथोड लेता हूं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलूं, इसको दूसरी फॉर्म में आज हम चर्चा करने वाले हैं फुल सेल के रूप में, ठीक है ना। तो अब इसके केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ electrodes is not on the basis of their polarity और चार्ज। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई, क्लियर आ रही ना ये। देखिए, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इलेक्ट्रोड्स में, वो कोई भी चार्ज या पोलरिटी नहीं है। वो कोई भी चार्ज या पोलरिटी के बेस पे मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि ये जो मैंने दो कल डब्बे लिए और मैंने, मान के चलिए मैंने यहां पे क्या, मैं सिंपल एनोड को डिफाइन कर रहा हूं रे। जिंक सॉलिड था और इसमें कॉपर सल्फेट की क्या थी, सॉल्यूशन थी। जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन थी, ठीक है ना। और इसमें क्या था, कॉपर का डिब्बा था, कॉपर का इलेक्ट्रोड था, और कॉपर इस डिब्बे में कौन थी, इस डिब्बे में कॉपर सल्फेट की क्या थी, सॉल्यूशन थी। लेकिन याद करो, कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, RRCP। आर मतलब राइट में, ठीक है, आर मतलब रिडक्शन, सी मतलब कैथोड, ठीक है भाई, और पी मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि मैंने इसको पॉजिटिव डिफाइन किया या मैंने इस एनोड को नेगेटिव डिफाइन किया, इस एनोड को नेगेटिव या इस कैथोड को पॉजिटिव, मैंने चार्ज या पोलरिटी के बेसिस पर मैंने एनोड या कैथोड डिफाइन नहीं किए। अब बात आती है तो किसके बेसिस पर, ऐसे क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया थे। तो ध्यान रखना, यहां पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं रे।
देख भाई, जब मैं कहता हूं कि मैंने कल एक चर्चा करी थी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था, क्या था रे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, और उसको हम दो टर्म में मैंने कल बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो टर्म में पढ़ते हैं। पहली टर्म कौन सी है? ई नॉट ओपी, और दूसरी टर्म कौन सी भैया? ई नॉट आरपी। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि अगर मुझे कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पूछने लगे कि मैं एनोड कैथोड कैसे डिसाइड करूंगा, तो ध्यान रखना वो हमेशा किसके बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं रे? या तो स्टैंडर्ड किसकी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पर, और या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू पर। बात समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के ऊपर क्या कर रहा हूं? डिसाइड कर रहा हूं किसको? सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इन द गैल्वेनिक सेल, तो मैं कहूंगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो मैंने कल बताया था उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा, और अगर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा, इसका मतलब उसको मैंने कल क्या नाम दिया था भैया? उसी को मैंने कल कैथोड नाम दिया था। और यही कहानी कल यहां पे हो भी रही थी कि कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर सॉलिड में जाता था, और यही कहानी यहां पे हो भी रही थी कि जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन निकालता था जिनको ये कॉपर खाता था। इसी प्रोसेस को मैंने एनोड पे डिफाइन किया था, और इसी प्रोसेस को मैंने कैथोड पे डिफाइन किया था। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार नोट डाउन कर लेंगे। ये कहानी किसकी है कि कभी भी पोलरिटी या चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड डिफाइन नहीं किए जाते। किसके बेसिस पर किए जाते हैं? या तो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू या ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। मतलब कि ई नॉट कौन सा है? तो सेल पोटेंशियल ही, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे क्या है? सेल पोटेंशियल है। नोट डाउन कर लें भाई, फिर मैं अगली स्लाइड पे चलना चाहूंगा। चलिए भाई, तो ये जो मेरा किसका था? ये सिलेक्शन क्राइटेरिया था ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इन द फुल सेल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब हम। चलिए दोस्तों, मैंने बताया था कि बेसिकली जब मैं सेल्स पढ़ता हूं तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप के सेल्स से मेरा डीलिंग थी। या तो मेरे पास कौन सा था रे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ठीक है ना, और दूसरा मेरे पास कौन सा था रे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करता हूं, सुनना रे, ये बहुत पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बहुत सुना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा फोकस करता हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पे, और लेक्चर को थोड़ा सा और इंटरेस्टेड बनाते हैं रे। देखना, जब मैंने बताया था कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करूं तो पहली बात तो ये प्रोसेस कौन सी होगी भैया? ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, पहली बात। दूसरी बात क्या थी? वो ये थी कि ये कौन सी एनर्जी को? ये स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी। बात समझ में आ रही है भाई? इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या पढ़ूं? तीसरा पॉइंट पढ़ूं क्या? सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब इसमें इसकी तरह तो डिसाइड में नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सेम क्राइटेरिया होगा, ना ना भैया, ऐसा तो नहीं होगा रे। इसका मतलब इसमें क्या होगा? तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना कि इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, electrodes are decide on the basis of their attachment of battery। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? बोल दो भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब कि इस चीज को मैं अगर यहां पे बताऊं तो थोड़ा इधर देखना भाई। यहां पे देखो, मैंने क्या लिया? मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिफाइन कर रहा हूं। मैंने एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड लिए, उनको सिंपल बैटरी के थ्रू जोड़ दिया, ठीक है ना? ठीक है, जोड़ दिया भाई।
इसमें मान के चल मैंने ये क्या ले ली, सिंपल मैंने NaCl की क्या ले ली, सॉल्यूशन ले ली, ठीक है ना, कौन सी मोल्टन सॉल्यूशन ली मैंने, मान ले, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये एनोड है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये एनोड है, और मैं ये कह रहा हूं कैथोड है। तो इसमें हमेशा ध्यान ये रखना, प्रोसेस तो वही रहेगी, प्रोसेस तो वही रहेगी कि कभी भी अगर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड करना है तो वो चार्ज और पोलैरिटी के बेसिस पे ना होकर किसके ऊपर था रे, प्रोसेस के ऊपर। कौन सी प्रोसेस, मतलब कि एनोड का काम क्या था, ऑक्सीडेशन करना, कैथोड का काम क्या था, रिडक्शन करना, ठीक है ना। लेकिन अब मैं एनोड कैथोड अगर डिफाइन करने चलूं तो वो तो प्रोसेस के बेसिस पे था, लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने क्या क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बैटरी। मतलब कि अगर मैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करने चलूं तो यहां पर एनोड क्या होगा, क्योंकि ये किससे अटैच है भैया, बैटरी के बड़े और पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, यही बात मैंने यहां पे बताई। तो एनोड इस केस में क्या हो जाएगा रे, पॉजिटिव, और इस केस में किससे अटैच है, बैटरी के छोटे टर्मिनल से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ दो ही बातें बताई हैं अभी तक 10 मिनट में कि कैसे सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड किया जाता है किसी भी सेल में, चाहे वो तेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और चाहे वो तेरे पास कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अच्छा भाई, अगर यहां तक बात क्लियर है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी ना पेपर में, वो आएगी कि वो तुझसे ऐसा सवाल पूछेगा नहीं, वो तुझसे पूछेगा सेल रिप्रेजेंटेशन की कहानी। क्या पूछेगा भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन की कहानी। लेकिन सेल रिप्रेजेंट करने में भी सबसे बड़ा दिक्कत कौन देता है, अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कि भैया देख इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन बताता है तुझे कि ये एनोड या कैथोड होगा, कौन बताता है रे, या तो तू ई नॉट आरपी लिख, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख, या तू ई नॉट ओपी लिख। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपने आप में क्या है, एक फुल सेल है। अभी आगे चैप्टर में आएगा, अभी इसी लेक्चर में बताऊंगा कि फुल सेल क्यों है, ठीक है ना। इसका मतलब तुझे क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि अगर तुझे ई नॉट सेल पता है तो तू बहुत सारी बातें बता सकता है। कौन कौन सी बातें बता सकता है, अगर ई नॉट सेल तू निकालना जानता है, ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरी भाषा में बोलूं ऐसा सेल पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला जाता है, 1 atm प्रेशर पे, 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, इन कंडीशंस में जो पोटेंशियल निकाला जाएगा सेल का, उसे मैं क्या कहूंगा रे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहूंगा। अगर तू ये निकालना जान जाए तो तू बता सकता है कि ये सेल कंस्ट्रक्ट होगा या नहीं होगा। इंट्रोडक्शन 1 देखियो लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वहां मैंने बताया ये बात कि हम सीखने वाले हैं। ई नॉट सेल अगर तू ये निकालना जान जाएगा तो तू कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल बता देगा। अगर तू कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल बता देगा तो किसी भी जेईई मेन का या तू नीट का एक क्वेश्चन जरूर पाएगा, कि क्या पाएगा, कि कौन सा बेहतर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी किसकी, या कौन सा बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात समझ में आ रही ना, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो एप्लीकेशनल पार्ट है ई नॉट सेल का। पहले हम चर्चा किसकी करने वाले हैं, पहले हम चर्चा करने वाले हैं कैलकुलेशन मेथड्स ऑफ द ई नॉट सेल। चलिए भाई, चलिए देख भाई, मैंने तुझे बताया अभी कि जो ई नॉट सेल है इसके कैलकुलेशन के ना 3 मेथड है, और मैं कह रहा हूं तीसरा मेथड सबसे इजी होगा। जिसको कुछ समझ में ना आए वो तीसरा मेथड से पेपर में सवाल लगा के आना रे, और अगर बोर्ड एग्जाम में पेपर में सवाल आए तो किस हिसाब से सॉल्व करना है वो मेथड में बताऊंगा, ठीक है ना। देख भाई, सबसे पहला जो यहां पे क्या डाला मैंने, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल एंड इट्स एप्लीकेशन। सुनना भाई, देख सबसे पहला मेथड क्या कहता है, क्योंकि तू जानता है कि जो ई नॉट सेल है ना, इसको मैंने एक तरीके से और भी डिफाइन किया था, क्योंकि है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो वो दो मेरे पास कौन है, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। उनका ही डिफरेंस क्या है, मेरे पास ई नॉट ऑफ द सेल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये ई नॉट ऑफ द एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड भी हो सकता है, ठीक है भाई। दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस के ई नॉट ऑफ एनोड हो सकता है। ये बात उन बच्चों के लिए अगर बोर्ड पेपर में सवाल आता है तो। देख भाई, सीधी सी बात ये है कि जब भी ई नॉट के साथ डील करेगा ना, ई नॉट सेल के साथ डील करेगा तो सेम टर्म में डील करेगा। सेम टर्म से मेरा क्या मतलब है,
सेम टर्म्स में डील से मेरा क्या मतलब है? सेम टर्म्स में डील से मेरा मतलब ये है कि यहां पे कौन है? एनोड है। तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मुझे क्या लेना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये ध्यान रखना कि यहां भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लेना है, चाहे पेपर में तुझे आरपी गिवन हो, लेकिन लेना क्या है? लेना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही है। तो ओपी माइनस यहां पे ओपी ही करना है। अगर तुझे क्या हो? कैथोड। अगर तुझे फॉर्मूला लगाना है ई नॉट कैथोड माइनस के ई नॉट एनोड लगाना है, तो कैथोड का क्या होता है? आरपी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो यहां पे तुझे एनोड पे भी क्या लेना पड़ेगा? आरपी। बेशक एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, बेशक पेपर में तुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा, लेकिन तुझे लेना आरपी ही पड़ेगा। ठीक है भाई, इस हिसाब से पेपर में सवाल सॉल्व करना है। ठीक है ना? अभी एक सवाल करवाऊंगा, उससे सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। अगर पेपर में सवाल लगाना है जल्दी, मिनटों में, सेकंडों में, मिनट भी नहीं सेकंडों में सवाल लगाना है, तो ट्रिक सिर्फ ये ध्यान रखनी। देख भाई, अगर मैं ई नॉट सेल को डिफाइन करूं तो सीधी सी बात है, एनोड प्लस के कैथोड। ठीक है ना? इन दोनों से किसको डिफाइन किया? ई नॉट ऑफ द सेल को डिफाइन किया। और अगर इन्होंने ई नॉट सेल को डिफाइन किया तो सिंपल ध्यान रखियो, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। प्रोसेस तो सेम रहेगी। और अगर ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड का हमेशा क्या लेना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कैथोड पे क्या होता है? तो कैथोड पे होता है कौन? रिडक्शन। तो हमेशा रिडक्शन का, इसका मतलब कैथोड का क्या लेना है हमेशा? रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो सिर्फ पेपर में ये फॉर्मूला लगा के अप्लाई करना है, उत्तर चेक करना है। कौन सा? एनोड प्लस के कैथोड, और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। सिर्फ ये दोनों ऐड करने हैं, और इनसे आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? ई नोट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू लेता हूं, सिंपल क्वेश्चन के थ्रू लेता हूं। देख भाई, क्वेश्चन देख। मैं कह रहा हूं तेरे से, मैं कह रहा हूं यहां पे देखो। हाँ, क्वेश्चन देख भाई, देख। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। ठीक है, मैंने तुझे कोई सेल दे दिया। अब सिंपल, मैंने तुझे पेपर में क्या दिया? मैंने तुझे दिया Zn2 पॉजिटिव टू द Zn सॉलिड एक्वस माइनस के 0.76 वोल्ट। और दूसरा मैंने तुझे सिंपल, अभी मैंने सेल, अभी देखिए क्वेश्चन सीरीज जब मैं लेके आऊंगा उसमें मैं खाली इसी सेल से डील नहीं करूंगा, मैं डिफरेंट टाइप का सेल लाऊंगा। अभी क्योंकि पेपर में जरूरत है तो मैं कॉन्सेप्ट की जरूरत है, सवाल की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट की जरूरत है, मैं वो सिखा रहा हूं अभी। ठीक है भाई, देखिए यहां पे मैंने क्या किया? सिंपल कॉपर 2.3 से कॉपर सॉलिड में गया, कॉपर एक्वस फॉर्म में था, इसका भी मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास माइनस के 0.34 वोल्ट। चलो इसे प्लस का कर लेते हैं। देख भाई, मैंने कोई वैसे रैंडम डाटा उठाया, मैंने 3 मेथड बताए थे। 3 मेथड में मैंने पहला, अगर मैं मेथड लगाने चलूं, ठीक है ना, पहले मेथड में तुम क्या करोगे? ई नोट सेल लोगे, तुमने लिया ई नोट ऑफ एनोड माइनस के ई नोट ऑफ कैथोड। ठीक है, ठीक है। तो अब ई नोट ऑफ एनोड का मतलब मैंने क्या बताया था? अगर तुम एनोड से डील कर ले तो इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या करना है भैया? माइनस करना है। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई रे? ठीक है। अब अगर तू एनोड का क्या लेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेगा, तो तुझे यहां पे देख, सीधी सी बात है, सीधी सी बात ये है कि अब तुझे उस टर्म पे जाना है जब मैंने तुझे डिसाइड करना सिखाया था, क्या? सिलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। याद कर वो पॉइंट। और सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड से मैंने तुझे बताया था, क्या क्या बताया था? मैंने तुझे बताया था वैल्यू ऑफ ई नॉट आरपी से डील कर ले बस तू। ठीक है भाई, अब यहां पे अगर तू देखेगा तो यहां पे देख, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड में जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है तेरे पास? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं यहां देखूं तो ये भी Zn2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है? Zn सॉलिड में जा रहा है, इसका मतलब ये भी तेरे पास क्या है भैया? ई नॉट सेल है। कौन सा? ये भी मतलब ई नॉट आरपी है। ठीक है, लेकिन अगर तो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड करना है तो सीधी सी बात ये है, जिसकी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, वो कहां जाएगा? कैथोड पे जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी टर्म है? मतलब ये तो बात सही है कि ये मुझे जो डाटा दिया हुआ है, ये किसका डाटा है? ये मेरे पास कैथोड का डाटा है। लेकिन अब अगर ये कैथोड पे जाएगा तो पक्का ये किस पे जाएगा रे?
एनोड पे जाएगा। लेकिन एनोड के लिए मुझे चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैंने कल क्या डिफाइन किया था? सिंपल, होते दोनों अपोजिट ही हैं लेकिन मैग्नीट्यूड का फर्क होता है। तो ये क्या बन जाएगा अब की बार? प्लस के 0.76 वोल्ट। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? अब इतना लंबा इतनी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने सिंपल क्या बोला कि भैया ई नॉट ऑफ सेल क्या है? एनोड प्लस के कैथोड, और एनोड का क्या लेना है? ओपी, और कैथोड का क्या लेना है? आरपी। ओपी कितना है तेरे पास? 0.6 वोल्ट है। आरपी कितना है तेरे पास? 0.34 वोल्ट है। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1.10 वोल्ट। यही किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब जेड और कॉपर तू यूज करेगा, उसको फुल सेल बनाएगा, उस टाइम पे ये क्या निकल के आएगा तेरे पास? ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल इससे हो गया। अब अगर तू इसके चक्कर में फंसता तो तुझे एनोड का क्या निकालना पड़ता? ओपी 0.76। इसका भी क्या करना पड़ता? ओपी। अगर इसका ओपी करेगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस, पहले माइनस के 0.34 वोल्ट हो जाएगा, तब भी तेरे पास क्या आएगा? 1.10 वोल्ट आएगा। डिपेंड तेरे ऊपर है, तरीके से कर ले या ट्रिक से कर ले, उत्तर दोनों से बराबर है। बोलो भाई, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट ऑफ सेल कर लोगे क्या पेपर में? अगर सवाल आएगा रे, कर लोगे रे? प्रीफर इसको करना है, मैं फिर कहूंगा प्रीफर इसको करना है। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई देखिए, अब देखिए, सीधी सी बात यह थी कि अगर तू कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट करना सीख गया तो इसका मुझे फायदा क्या है? अगर तू कैलकुलेशन करना ऑफ ई नॉट का सीख गया तो इसका फायदा क्या? सबसे पहली बात तो जब मैं नरस्ट के साथ डील करूंगा ना, तो मुझे निकालना ही ये पड़ेगा। मैं कहूं तो ये एप्लीकेशनल पार्ट अब हम पढ़ने वाले हैं। किसका? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक है, कैलकुलेशन पढ़ लिए, अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल। ठीक है ना? चलिए भाई, पहली जो एप्लीकेशन है वो आती है कि देख भाई, अगर मैंने तो ये बताया, ध्यान रखना, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। अगर कभी भी तुझे चेक करना है कि ये सेल जो है, कोई भी पेपर में सेल दिख जाए और वो पूछने लगे कि भैया क्या ये सेल बन सकता है, क्या ये कंस्ट्रक्ट हो सकता है, तो उसके लिए सिर्फ ध्यान रखिए, आपने वैल्यू ऑफ ई नॉट निकालनी है, ई नॉट ऑफ सेल निकालनी है, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आती है तो वो सेल क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी को अगर मैं एग्जांपल थ्रू बताना चाहूं तो मैं कहूंगा, सिंपल देख, तू एक बात देख, मैंने तो सिंपल एक सेल बना के दिया, Zn सॉलिड था, Zn2 पॉजिटिव था, गिविंग के Cu2 पॉजिटिव है, गिविंग के Cu सॉलिड है। ठीक है ना? ठीक है, यही मैंने तुझे सेल बना के दे दिया, और मैं कुछ तुझे गिवन डाटा दे रहा हूं। वो पूछेगा तुझे कि ये गिवन तेरे पास डाटा होगा, तुझे बताना पड़ेगा क्या ये सेल बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल्स में से कहूं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है ना तुम्हारे पास, या फुल सेल है जो भी है, उसकी क्या है? ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। अभी इससे अगला जो स्टेप सिखाने वाला हूं वो सेल रिप्रेजेंटेशन ही सिखाने वाला हूं, लेकिन अगर कैलकुलेट ई नॉट सेल के थ्रू कैसे बताना है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, वो बता रहा हूं। देख भाई, मैं तुझे डाटा दिया, मैं तुझे डाटा क्या दिया? सिंपल, मैं फिर तुझे वही डाटा दे दिया। Zn2 पॉजिटिव था, Zn सॉलिड था, माइनस के 0.76 वोल्ट दे दिया। सिंपल कॉपर 2 पॉजिटिव था, सिंपल कॉपर सॉलिड दे दिया। फर्दर में तुझे डाटा वही दे दिया, प्लस के 0.34 वोल्ट। और जब तू इसको भी कैलकुलेट कर रहा था, तेरे पास ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ रही थी रे? पॉजिटिव आ रही थी। और अगर आ रही थी तो इसका मतलब ये सेल क्या है? ये जो सेल है ये क्या है? कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है ना? ऐसे कितने भी सवाल आ जाएं, क्या बता दोगे? चलिए दोस्तों, अगर ये बात समझ में आती है, इससे बेहतरीन पॉइंट और क्या बनता है? इस केस में से बेहतरीन पॉइंट और क्या बनता है? सबसे जो इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है वो है टू प्रिडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ट्रेंड।
टू प्रिडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ट्रेंड। मतलब कि देख भाई, बहुत देर से अभी में पिछले 2 लेक्चर से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे थे और मैं बार बार इंट्रोड्यूस कर रहा था ई नॉट सेल को, उसी के सारे कारनामे हैं और पेपर में एक ना एक सवाल जरूर ऐसा मिलेगा रे जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग ट्रेंड को डिफाइन करेगा और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा पेपर में कैसे सवाल लगा के आना है। देख भाई, अगर मैं कहूं, मान के चल, मैं कहता हूं मैंने एक सवाल दिया तुझे, सवाल दिया मान के चल तेरे पास कॉपर 2 पॉजिटिव था, ये क्वेश्चन दिया कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड है जिसका जो डाटा है वो प्लस के 0.34 वोल्ट था और मैंने तुझे कोई भी एक रैंडम डाटा दिया Mg+2 से Mg सॉलिड है जिसका जो डाटा है वो 0.78 वोल्ट है। मैं ऐसे रैंडम डाटा उठा रहा हूं, मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं उठा रहा हूं, मैं रैंडम डाटा उठा रहा हूं, ठीक है। मैंने ऐसे सिंपल तुझे दिया Al गिविंग के Al3 पॉजिटिव है जिसकी वैल्यू जो है वो 1.6 वोल्ट है और अब मैं तुझसे पूछने लगूं कि which will be on the basis of the given data which will be the better oxidizing agent and reducing agent। या मैं पूछने लगूं किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी या किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। पहले एक बार आप ट्राई करेंगे फिर मैं बताता हूं आपको। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ई नॉट का कॉन्सेप्ट लगाना और बड़ी इजीली आप बता सकते हैं कि कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूं या ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलूं, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर बोलूं। चलिए दोस्तों, इतना टाइम हमारे पास है नहीं तो मैं करता हूं, सवाल को देखना। देख भाई, अगर मैं रिड्यूसिंग पावर को डिफाइन करता हूं ना, रिड्यूसिंग पावर डिफाइन करूं या मैं एजेंट बोलूं। देख भाई, मैं कहूंगा रिड्यूसिंग पावर का मतलब है किसी को रिड्यूस करने की क्षमता और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कहूं तो एजेंट का मतलब कोई भी काम करने वाला। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? किसी को रिड्यूस करने वाला, ठीक है। अब कोई किसी को रिड्यूस कब करेगा, मतलब मैं तुम्हें रिड्यूस अगर करना चाहूं तो मैं कब करूंगा? जब मैं खुद ऑक्सीडाइज होऊंगा। बात समझ में आ रही है रे? और अगर मैं खुद ऑक्सीडाइज होऊंगा तो मुझे खुद ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए? मुझे मेरा ज्यादा क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए। तो अगर कोई भी बेटर रिड्यूसिंग पावर होगी किसी की, कोई बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो कौन होगा? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन की औकात ज्यादा होगी, मोर ऑक्सीडाइज्ड होगा, या मैं कहूं सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होगा। सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा और सेल्फ ऑक्सीडाइज कब होगा? जब ई नॉट ओपी क्या होगा? मोर होगा। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इधर देखिए, अगर मैं कहूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मैं कहूं पावर, तो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब मैं किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं और मैं किसी को ऑक्सीडाइज कब करवा रहा हूं? जब मैं खुद रिड्यूस हो रहा हूं। और मैं खुद रिड्यूस कब होऊंगा? जब मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं कैसी स्पीसीज हूं? मैं सेल्फ रिड्यूस हूं और मेरा मैक्सिमम क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट आरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेरा क्या होगा रे? मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है भाई? अगर मैं अब इस सवाल पे आ जाइए, सबसे पहले अगर कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील करना है ना, सारी टर्म्स को एक टर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करना है देखना रे, ट्रिक सीखते चलना। देख भाई, 2 पॉजिटिव से Cu0, इसका मतलब ई नॉट रिडक्शन गिवन है, ये ई नॉट आरपी गिवन है। Mg 2 पॉजिटिव से Mg, इसका मतलब ये भी क्या है? ई नॉट आरपी गिवन है। ठीक है भाई, सुनना। और ये क्या है मेरे पास? 0 से 3 पॉजिटिव, मतलब कि ये ई नॉट ओपी गिवन था, लेकिन मैं तो यार ई नॉट आरपी के साथ डील करना चाहता हूं, तो ये क्या है? ये तो है मेरे पास ई नॉट ओपी। और ये अगर मैं इसको -1.6 वोल्ट लिख देता हूं तो ये क्या बन गया मेरे पास? इसका ई नॉट आरपी। उस टाइम पे मेरी रिएक्शन क्या होगी रे? रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? Al3 पॉजिटिव से Al सॉलिड। सारा कुछ तुम्हारे सामने है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर किसी को बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर चाहिए तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट आरपी की वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी।
इसका मतलब इन तीनों में से ई नॉट आरपी की वैल्यू किसकी ज्यादा है रे? इसकी ज्यादा है। बात समझ में आती है? उसके बाद अगर मैं कहूं ई नॉट ओपी मोर चाहिए, इसका मतलब वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर अच्छी होगी। तो ई नॉट ओपी किसका ज्यादा है? तो ओपी के साथ डील कर लो। यहां पे क्या हो जाएगा? ये ई नॉट ओपी इसका माइनस के 0.34 वोल्ट है, इसका माइनस के 0.78 वोल्ट है, और इसका तो गिवन ही था। तो ये बेहतर कौन है रे? ये बेहतर कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये बेहतर कौन होगा? और ये बेहतर कौन होगा रे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एमजी जो है ये कौन होगा बेहतर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कौन होगा बेहतर? रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये पड़ती है कि बच्चों को यही समझ में नहीं आता अभी तक कि एनोड में जो रिएक्शन चलती है वो कहां से कहां चलती है। बात समझ में आ रही है ना? समझना, केस को समझो, थोड़ा केस को समझो रे, केस को समझो। देख, मैंने कहा कि किसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना है तो ये बात तो साफ है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है भाई। और अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। और अगर वो खुद रिड्यूस होगा तो अब सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला? अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो खुद रिड्यूस होगा। और अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, सीधी सी बात है, वो जाएगा कहां पे? कैथोड पे जाएगा। और कैथोड पे जो रिएक्शन चलती है वो कहां चलती है? जैसे मैं भी एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने जैसे बताया था अभी, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और कॉपर सॉलिड में जाएगा, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना कि अगर कोई मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा तो वो रिएक्शन कहां चलती है? इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे चलती है। इसी स्पीशीज को मैंने क्या डिफाइन किया था? इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। और इसको मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रोड डिफाइन किया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला? मैक्सिमम आरपी किसका था? इसका मतलब Mg2 पॉजिटिव जो होगा वो कौन होगा? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और सेम कहानी ई नॉट ओपी ज्यादा, मतलब कि एनोड पर रिएक्शन। और अगर एनोड पर इसके केस में रिएक्शन चलेगी तो एल जो होगा ना वो बेटर कौन होगा रे? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी। और जो रिएक्शन जा रही होगी वो एल सॉलिड से Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के जा रही है। बोलो भाई, ये एप्लीकेशन समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। सिर्फ मैंने दो ही बातें बताई, सेल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, और दूसरी बात ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग ट्रेंड। एक ना एक सवाल जरूर मिल जाएगा पेपर में। बोलो भाई। सिंपल ये ध्यान रखना है। देख भाई, कई बार क्या होता है, कई बार सिंपल मान के चल, पेपर में सवाल दे किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। और अगर तुझे गलती से ध्यान है कि रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या था? रिड्यूसिंग पावर का मतलब था मोर ऑक्साइड या सेल्फ ऑक्साइड स्पीशीज। और उसके केस में ई नॉट ओपी मोर होता है, इतना भी याद नहीं है। लेकिन तुझे इतना याद था कि एनोड पे रिएक्शन चलनी चाहिए, और अगर एनोड पे रिएक्शन चलेगी तो वो इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट चलती है। इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट चलती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोड होगा तो वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात समझ में आई ना? ठीक है ना, बेटर, क्योंकि एनोड पे रिएक्शन चल रही है। सेम कहानी उल्टी यहां पे हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए दोस्तों, अगर यहां तक कोई किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सवाल लाऊंगा रे, सवाल अलग से पूरी सीरीज लाऊंगा 100 क्वेश्चंस की। उसमें अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अगले उसमें सवाल लाऊंगा। चलिए भाई, तो ये, और एक तीसरी सिंपल सी एप्लीकेशन होती है इसकी ई नॉट सेल की, कि ये है, इसमें हम कंसीक्वेंस पढ़ते हैं, ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट की, ठीक है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या कंसीक्वेंस आते हैं, ये पी ब्लॉक की कहानी है, वहां पे चर्चा करी जाएगी इसकी। यहां पे मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। अब मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं लेक्चर को। देखिए भाई, ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है ना, उसका चैप्टर 1 चल रहा है। मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, वर्किंग कंस्ट्रक्शन बता दी, ई नोट सेल कैलकुलेट करना बता दिया, ई नोट सेल की एप्लीकेशन बता दी है, ठीक है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा और चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं लेक्चर में, तो मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई। देख भाई, देख, अभी मैंने तुझे बताया, मैं सिंपल तुझे एक माने चल,
मैं तुझे एक सेल दे दूं, मान चल मैं तुझे एक सेल दिया Al से Al3 पॉजिटिव, गिविंग के कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर सॉलिड, और मैं पूछने लगूं कि इज दिस सेल कैन बी कंस्ट्रक्ट, तो तू जवाब दे देगा किसके बेसिस पर, ई नॉट आरपी या ई नॉट ओपी तुझे गिवन होंगी, और उन दोनों से कैलकुलेट करके तू क्या निकाल लेगा, ई नॉट सेल जो कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो तू बता देगा कि ये सेल कंस्ट्रक्ट हो जाए। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या ये गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन जो है, गिवन जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स, तो अभी तक तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ये सेल जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट तो मैंने रिप्रेजेंटेशन जो दी है, क्या ये सही है या ये गलत है। तो अब हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम सीखेंगे रूल्स ऑफ द सेल रिप्रेजेंटेशन। पहले मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं। सबसे पहली बात, जो लेफ्ट कंपार्टमेंट था उसको मैंने ए बोला, इसका मतलब लेफ्ट में कौन आएगा, एनोड आएगा, बीच में ब्रिज आएगा। दो डंडे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे क्या आ जाएगा, तेरे पास ब्रिज आ जाएगा, और सिंपल यहां पे राइट कंपार्टमेंट में क्या था, कैथोड था, तो यहां पे कौन आ जाएगा तेरे पास, कैथोड, जिस पे रिडक्शन होता है, तो इसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया था। सिंपल ए ब्रिज सी, मतलब ए बी सी की ट्रिक ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि मान के चल, मैंने जैसे सिंपल में कोई रिएक्शन लिखूं, मैं कहूं 2Al3 पॉजिटिव है और 3 इलेक्ट्रॉन खाता है, गिविंग के 2Al सॉलिड, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, कोई भी जो कॉफिशिएंट है ना, कॉफिशिएंट सेल रिएक्शन में नेवर रिप्रेजेंट, कोई भी कॉफिशिएंट रिप्रेजेंट नहीं होगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, पानी कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होगा। चौथी और इंपॉर्टेंट बात, अगर तेरे पास कोई गैसस आयन है, गैस का कोई भी आयन है, जैसे मैं H2 की बात करूं, इसके केस में पीटी जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करना पड़ेगा, और पीटी जो रहेगा वो डिसाइड करेगा किसके बारे में, प्रोसेस के बारे में। कौन सी प्रोसेस के बारे में भैया, कि भैया ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर पीटी यहां आया तो क्या है, एनोड है, और अगर पीटी यहां आया तो क्या है, कैथोड। पहले ये 4 पॉइंट समझ में आए रहे। सिंपल मैंने क्या बोला, एबीसी की ट्रिक ध्यान रखनी है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, कोई भी कोएफिशिएंट कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तीसरी बात क्या बोली, पानी जो कि प्योर फॉर्म है कभी भी रिप्रेजेंट नहीं की जाएगी पानी की, ठीक है ना। चौथी बात मैंने क्या बोला, अगर कोई भी गैसियस आयन है तो पीटी जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, ठीक है भाई, दूसरी बात क्या है, अगर मैं कहूं, देख भाई हमेशा ध्यान रखियो, जो भी तेरे पास मेटल आयन रहेगा ना, वो किसके पास रहेगा, वो नियर टू सॉल्ट ब्रिज रहेगा, नियर टू सॉल्ट ब्रिज रहेगा। और छठी और इंपॉर्टेंट बात, देख तुमने देखा होगा अभी मैंने क्या यूज किया, जैसे मैंने जिंक सॉलिड और Zn2 पॉजिटिव एक्वस यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। और मान के चल मैंने इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, जिंक गिविंग के Zn2 पॉजिटिव, तो ये जो डंडा है ना, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट फेज को। किसको रिप्रेजेंट करता है रे, किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट फेज को। और अगर मैं इसी बात को मान चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं Fe2 पॉजिटिव कोमा Fe3 पॉजिटिव, तो ये क्या होंगे, सीधी सी बात है, ये एक ही मेटल के दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं रे भाई, यहां भी आयरन यहां भी आयरन, बस दोनों डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कि ये जो आयन है वो सिर्फ डिफरेंट
ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, लेकिन हैं किसके? सेम मेटल के हैं। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? सिंपल मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाया आपको, ये 6 रूल दिमाग में रखने हैं, सारे सवाल लग जाएंगे। 2 सवाल करवाता हूं, देखना, अभी देखता हूं तुमने कितना सीखा। देखो पहला सवाल कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन द NiAgNO3 सेल है, ठीक है ना, और पूछने लगूं गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर चल रहा है ना सर? ये वीडियो समझ में आ रहा है? सबको दिखाई दे रहा है ना? चलिए भाई देख, अब मैं कह रहा हूं सेल रिप्रेजेंटेशन बतानी है, और तेरे पास क्या है? NiAgNO3 का क्या है? सेल है। तो कभी भी, सबसे पहली बात तो मैंने तुझे 2 चीज बताई, कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील करेगा ना, अब नरस्ट तक जब भी तू डील करेगा, नरस्ट तक, कंसंट्रेशन सेल तक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तक, तुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले उसमें एनोड निकाल, दूसरा उसमें कैथोड निकाल, और तीसरा उसमें ओवरऑल सेल रिएक्शन निकाल। ठीक है ना? यहां से लेक्चर, ये पूरे इस लेक्चर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी सेल को, कभी भी कोई सा भी सेल हो, चाहे फुल सेल हो चाहे हाफ सेल हो, अगर डील करना है सबसे पहले उसका एनोड निकाल के दे मुझे, उसके बाद उसका कैथोड निकाल के दे, और उसके बाद ओवरऑल सेल रिएक्शन निकाल के दे, और बना दे सेल रिप्रेजेंटेशन। रूल दिमाग में रखने हैं। मैं कह रहा हूं यहां पे मेरे पास क्या थे? Ni था और Ag था। तो अभी मैं इसी लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? मुझे डाटा देती है रिडक्शन पोटेंशियल्स के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के। कौन है? ये जो सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो निकल है ना, निकल जो है ये क्या जाएगा? Ni2 पॉजिटिव गिविंग के 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे जो Ag है सिंपल, Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खाएगा, किस में जाएगा रे? Ag सॉलिड में जाएगा। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डाटा पता चल जाता है कि इसका जो E0 Rp है वो क्या है? ज्यादा है। किससे रे? निकल से। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आई तो अब मुझे पता चल गया एनोड कौन है भैया? निकल गिविंग के निकल +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, और यहां से मुझे पता चल गया Ag पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन खाएगा और Ag सॉलिड में जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ओवरऑल सेल रिएक्शन चाहिए। मैं देखता हूं यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे मेरे पास, मुझे सिंपल क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। लेकिन 2 चीज दिमाग में ध्यान रखियो कि अगर मैं तुझे यहां पे डाटा दे देता, किसका? E0 Rp का या E0 OP का, ठीक है ना, इसके ऊपर सवाल भी करवाऊंगा अभी मैं, तो ये ध्यान रखियो ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और भैया अगर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, तो इसमें ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इसमें जो तू यहां पे जो भी तू अपनी रिएक्शन के साथ खेला करेगा ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसकी वैल्यू में। ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद कर, मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में तुझे बताया था। तो सिंपल सी बात थी। अब तुझे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहां पे क्या हो गया? निकल सॉलिड, 2 Ag पॉजिटिव गिविंग के क्या? निकल 2 पॉजिटिव सिंपल प्लस के 2 Ag सॉलिड। और अब तू बड़ी आसानी से सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। क्या? याद कर, ए ब्रिज और सी। एनोड पे कौन है? निकल है। दोनों अलग अलग फेज में है, तो मैंने निकल Ni2 प्लस कर दिया, बीच में ब्रिज आया। कैथोड पे कौन है? Ag पॉजिटिव है, किस में जाता है? सॉलिड में जाता है। बेशक सॉलिड एक्वस, मतलब तूने डंडा लगा दिया फेज के लिए, खत्म कहानी। तो सिंपल सी तेरे पास क्या होगी रे? सेल रिप्रेजेंटेशन होगी। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? तो सिंपल मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू तुझे बताया है। अब मैं तुझे थोड़ा सा टिपिकल अगर सवाल दूं तो खुद से ट्राई करना है रे, सवाल खुद से ट्राई करना है, ट्राई करना है। ठीक है ना? ट्राई के लिए है सिंपल, मैंने दिया तुझे Hg2Br2 HBr और H2PT। इसका मुझे गिव द एनोड
गिव द कैथोड एंड द ओवरऑल सेल रिएक्शन मुझे इसकी देनी है तुम लोगों को। नोट कर लो भाई ये सवाल, नोट कर लो, नोट कर लो ये सवाल, ठीक है। चलिए, कर लिया तो चलिए अब देखिए, तो अभी तक हमने क्या सीखा? सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड सीखा। इलेक्ट्रोड के बाद मैंने ई नॉट सेल का कैलकुलेशन और उसकी एप्लीकेशंस की चर्चा करी। उसके बाद मैंने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन के क्राइटेरिया सिखाए और उनके एक दो मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए। टेस्ट सीरीज जब मैं पूरा प्रीवियस ईयर सीरीज लेकर आऊंगा तब मैं करवाऊंगा सवाल, ठीक है ना। अभी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट, इतना टाइम नहीं है ना अपने पास। चलिए भाई, तो सिंपल सी कहानी थी, मैंने यहां तक हमने खत्म कर लिया। देख भाई, अभी मैं 2-3 पॉइंट और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, 2-3 पॉइंट और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने दो शब्द यूज किए थे, फुल सेल और हाफ सेल। फुल सेल और हाफ सेल, सारी चीज इसी लेक्चर में प्रूफ करूंगा। देख भाई, मैं कह रहा हूं कि मान के चल एक क्वेश्चन दिया, मुझे एक क्वेश्चन दिया, मैं कह रहा हूं एल गिविंग के एल 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव गिविंग के कॉपर सॉलिड, मत लिख सॉलिड, मैंने वैसे लिख दिया, फेज अलग अलग, ठीक है। और मैंने तुझे डाटा दिया सिंपल ई नॉट, है ना, ऑफ द, मैंने यहां पे कोई मेंशन नहीं किया, मैंने सिंपल तुझे बोला कि एल ई नॉट ऑफ एल 3 पॉजिटिव से एल जो है वो कितना है, वो माइनस के 1.66 वोल्ट है, और ई नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर जो है वो कितना है, वो प्लस के 0.34 वोल्ट है, ठीक है ना। और मुझे यहां पे जो मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डालने वाला हूं, और मुझे तू कैलकुलेट करके दे दे, क्या कैलकुलेट करके दे दे ई नॉट सेल की वैल्यू, ठीक है भाई। एक बार खुद से ट्राई करें फिर मुझे बताएं। अब देख, इतना टाइम नहीं है, मैं चलता हूं। देख भाई, मैंने तो सिंपल ट्रिक बताई थी। सबसे पहले तो तू पहचान ले एनोड और कैथोड, एक डाटा में डील कर दोनों को, एक डाटा में। तो तू यहां पे देखेगा कि ये जो 3 पॉजिटिव से 0 जा रहा है और ये 2 पॉजिटिव से 0 जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो डाटा हैं वो कौन है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल के डाटा है रे। इसका मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा इसके कंपैरिजन में, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन है, ये कैथोड है, ये कौन है, कैथोड है। और ये कौन होगा, ऑब्वियसली एनोड होगा। ये कौन होगा, एनोड होगा। इसका मतलब अगर मुझे ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, तो मैं अब देख यहां से मैं कैलकुलेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सिंपल सी बात है, ई नॉट ऑफ उसका क्या हो जाएगा, 1.66 वोल्ट हो जाएगा, प्लस उसका कितना हो जाएगा, 0.34 वोल्ट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 4 10, 1 6 3 9, ये 2 के आसपास आ जाएगा, 2 के आसपास आ जाएगा रे, 2 वोल्ट आ जाएगा। ये तो तू कैलकुलेट करना सिखा दिया मैंने सब कुछ। लेकिन मैं पॉइंट क्या सिखाना चाह रहा था, मैं पॉइंट ये सिखाना चाह रहा था भैया कि देख, अगर तू इसकी एनोड की रिएक्शन लिखने चले तो तू लिखेगा एल गिविंग के एल 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के, जो मैंने डील बताई तुझे उस हिसाब से डील करना है तुझे। अब सिंपल तू लिखेगा कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, कॉपर सॉलिड में चला जाएगा, ये एक्वस में चला जाएगा, ये सॉलिड था, ये एक्वस था। और अब तू अगर इसकी ओवरऑल लिखने चले, और अब मैंने तुझे क्या दिया, डाटा भी दिया है। डाटा कितना था, इसका डाटा कितना था, 1.66 वोल्ट था, और इसका डाटा कितना था रे, 0.34 वोल्ट था, क्योंकि अब मैंने ऑक्सीडेशन बना दिया है और ये रिडक्शन का डाटा था। तो सिंपल सी बात ये है कि इन डाटाज पे, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है भैया, ये ई नॉट की वैल्यू है, और ई नॉट जो है ना वो अपने आप में एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। तो ई नॉट में कुछ भी, क्योंकि एक नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल तुझे क्या करना है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 3 इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो इसमें 2 की गुना कर दे और इसमें 3 की गुना कर दे, और जब तू इसको सॉल्व कर लेगा तो सिंपल यहां पे कौन बन जाएगा भाई, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ये 2 Al हो जाएगा, ये भी 2 Al 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 कॉपर 2 पॉजिटिव, और ये भी 3 कॉपर सॉलिड। सिंपल सी बात है, यहां पे क्या होगा, 2 Al सॉलिड प्लस कितने, 3 कॉपर पॉजिटिव गिविंग के 2 OL Al3 पॉजिटिव प्लस के 3 कॉपर सॉलिड। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन बार बार इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं नरस्ट इंट्रोड्यूस करूंगा ना, जब मैं नरस्ट इंट्रोड्यूस करूंगा तो वहां पे
ओवरऑल सेल रिएक्शन से ही तू अप्लाई करना सीखेगा, क्योंकि ई सेल तो डाटा ही किस पे है, कंसंट्रेशन बेस्ड डाटा है। तो अगर तू ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालना ही नहीं जानेगा तो कैसे नर्स तक पहुंचेगा। ठीक है भाई, क्या यहां तक ये डाटा समझ में आया क्या? लेकिन जो यहां पे मैं बात इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं ना, मैं ये करना चाहता हूं कि देख भाई सबसे पहली बात ये थी कि अभी तूने कोई भी रिएक्शन देखी, मान चल जैसे मैंने सिंपल एक मैं जनरल क्वेश्चन उठाया, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन उठाया कि जिंक ने क्या दिया, जिंक सॉलिड ने Zn2 पॉजिटिव दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको मैंने एनोड का डाटा बोला, इसको मैंने कैथोड बोल दिया, सिंपल। अभी हम पढ़ के आए ये सेल, सिंपल कॉपर सॉलिड। अगर तू इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने चले, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखे तू इसकी, तो तू कहेगा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, सिंपल तेरे पास क्या आया, जिंक सॉलिड आया, कॉपर 2 प्लस आया, गिविंग के Zn2 पॉजिटिव आया, प्लस के कॉपर सॉलिड आया। सिंपल भाई, एडिशन ऐसे करना है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, सिंपल। जो लेफ्ट हैंड साइड में वो एज इट इज आ गया, जो राइट हैंड साइड में वो एज इट इज आ गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ध्यान रखना इसकी, इस बात से मैं क्या बताना चाहता हूं, इस बात से मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी सेल फुल सेल होगा, उसकी सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर तू इसका रिप्रेजेंटेशन करने चले तो क्या होगी, सिंपल। अभी बार बार करके बताइए मैंने, सॉल्ट ब्रिज लगाया, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर गया, ये तेरे पास दो आइडेंटिफिकेशन है किसी भी फुल सेल की, इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे और सेल रिप्रेजेंटेशन में दोनों कंपार्टमेंट होंगे, एनोड भी और कैथोड भी। ठीक है भाई, अब आप कहेंगे आपने ये बात जोड़ी क्यों, यहां पे इसी पॉइंट को जोड़ता हूं, सुनना। सुनना, इसी बात को जोड़ता हूं। देख भाई, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, मैं कहता हूं तेरे से कि तुझे एक ई नॉट गिवन है, Cu पॉजिटिव टू Cu2 पॉजिटिव टू Cu पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू कुछ भी x है, और मैं तुझे एक क्वेश्चन और देता हूं, मतलब एक पूरा डाटा दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, और मैं कह रहा हूं कि तेरे पास एक और डाटा है Cu से Cu पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू y है, और अब मैं तुझसे पूछता हूं कि तू मुझे डाटा बता, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu बता दे, निकाल के दे दे मुझे। वीवीआई इंपोर्टेंट सवाल है, लास्ट कॉन्सेप्ट इस लेक्चर का, लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, देख अगर तू इस हिसाब से देखे तो तू कहेगा यहां पे कि यार अगर मैं सर के बेसिस से चलूं तो मुझे तो यहां पे कैथोड और एनोड ही समझ में नहीं आ रहा। भाई सिंपल, तुझे क्या लिखना है, तुझे पता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, सुनना भाई, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो कॉपर प्लस में ही जाएगा रे। दूसरा तेरे पास क्या है, कॉपर था, कॉपर जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब कॉपर प्लस में जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और अब तुझसे पूछा क्या है, अब तुझसे पूछा है कॉपर +2 टू कॉपर। इसका मतलब जब कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो किस में जाएगा रे, कॉपर सॉलिड में जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब भाई सीधी सी बात है, ये तेरे पास क्या है, ये तेरे पास है अब की बार ओवरऑल सेल रिएक्शन, और अब तुझे ना एनोड पता है ना कैथोड पता है, तो सिंपल कुछ नहीं पता तो रिएक्शन जोड़ दे। अब अगर तू रिएक्शन जोड़ने चले तो तुझे बनाना क्या है, तुझे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन बनानी है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और ओवरऑल सेल रिएक्शन तभी बन सकती है जब तू इस कॉपर पॉजिटिव से इस कॉपर पॉजिटिव को काटे। इसका मतलब क्या होगा, अगर तू इस रिएक्शन को उल्टा लिखे तो क्या हो जाएगी, Cu पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, कॉपर सॉलिड में जाएगा, और अब तेरे पास जो जिसका डाटा क्या था, x था, इसका y था, अब ये क्या बन गया, -y बन। इसका मतलब ये होगा कि अब तेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल जब तू इसका एडिशन करेगा, तो सिंपल तेरे पास क्या हो जाएगा रे, मैं इसको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं, देखना देखना। सिंपल तेरे पास क्या डाटा बन गया, एक तो तेरे पास क्या था, Cu था, उस Cu के केस में क्या था, Cu पॉजिटिव से Cu था, और अब तुझे पता ये है, अब मैंने जो दोबारा में जो रिएक्शन चलाई है वो यहां से चलाई है, और तुझे डाटा किसका चाहिए था, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu का डाटा चाहिए था। ये तेरे पास क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन थी,
तो जब तू उस रिएक्शन को सॉल्व करेगा ना तो तुझे यहां से पता चल जाएगा भाई C2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन खाया, Cu सॉलिड बनाया था। और अब तू अगर इसको रिप्रेजेंट करने चले तो तू क्या कहेगा, Cu पॉजिटिव बनाएगा रे, यहां सॉलिड नहीं है ये। ठीक है ना, ये तेरे पास क्या है, Cu पॉजिटिव है। और अब यहां पे क्या है, Cu पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो Cu सॉलिड में जाएगा। और अब तू ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालने चले तो इस Cu से तो ये Cu कट जाएगा, लेकिन तेरे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या निकल के आई, कॉपर सॉलिड निकल के आया। ये क्या है तेरे पास, ओवरऑल सेल रिएक्शन है। ठीक है ना। अब मैंने तो, अब आप कहोगे कि भैया ई नॉट में यहां पे एनोड का लूं, कैथोड का लूं, किसका लूं, कैसे इसको सॉल्व करूं। और ऐसे सवाल पेपर में मिलते हैं ऐसे सवाल। अब इस केस में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तो इस केस में यह ध्यान रखना है कि फुल सेल की सिर्फ दो ही आइडेंटिफिकेशन थी, क्या, ओवरऑल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इसका मतलब ये फुल सेल तो नहीं है रे। दूसरी बात, सेल रिप्रेजेंटेशन मुझे अब की बार गिवन नहीं है, और अगर गिवन नहीं है, फुल तो नहीं है, मुझे क्या है, या तो किसी के सिर्फ एक ही डाटा मुझे गिवन है। तो ऐसी सेल, ध्यान रखना, ऐसी सेल जिनकी ओवरऑल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आए और जिनमें एक ही कंपार्टमेंट का डाटा गिवन हो, एक ही कंपार्टमेंट का डाटा गिवन हो, ऐसी सेल जानी जाती हैं हाफ सेल्स के नाम से। और अभी आगे हम चर्चा भी करेंगे टाइप ऑफ हाफ सेल्स की, हाफ सेल्स की चर्चा भी करेंगे, और तब मैं नरस्ट अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा। तो जिसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आए और एक ही कंपार्टमेंट का डाटा गिवन हो, उसे हाफ सेल्स कहते हैं। और अब पेपर में उसने सवाल क्या पूछा है, ई नॉट कैलकुलेशन का। ठीक है ना। और अभी तक हमने चर्चा किसकी करी, ई नॉट ऑफ द फुल सेल की। अब एक लास्ट पॉइंटर बचता है लेक्चर का, अब हम लास्ट चर्चा करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ द ई नॉट ऑफ हाफ सेल। तो इसमें ध्यान रखना, मैंने दो चीज बताई थी। ई नॉट कैसी प्रॉपर्टी है रे, इंटेंसिव, इसका मतलब कैसी है रे, नॉन एडिटिव। ठीक है भाई। और मैंने एक बात और बताई, क्या, अब जो मैंने बताई, क्या, डेल्टा जी नॉट मैक्सिमम वर्क डन है, थर्मोडायनेमिक का डाटा है, या मैं कहूं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी है रे। क्या है भैया, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी है। ये है क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये एडिटिव होती है कि नहीं होती है। और मैं जानता हूं कि जो डेल्टा जी नॉट है ना, वो बराबर किसके होता है, माइनस के NFE नॉट के होता है, ये बात हम जानते हैं। और ये प्रॉपर्टी कैसी है, एडिटिव है। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा जी नॉट बराबर के डेल्टा जी नॉट 1 प्लस के डेल्टा जी नॉट 2। देख लो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी बात है। ई नॉट एक अपने आप में इंटेंसिव प्रॉपर्टी जुड़ नहीं सकती, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा जी नॉट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जुड़ सकती है। और ये डाटा मैं जानता हूं थर्मोडायनेमिक डाटा से, तो मैं लिख सकता हूं ना भाई, डेल्टा जी नॉट बराबर के डेल्टा जी नॉट 1 प्लस के डेल्टा जी नॉट 2। और अगर मैं इसको यहां पुट करना है सिंपल, माइनस के NFE नॉट बराबर के माइनस के N1F ई नॉट 1 प्लस के, सॉरी माइनस के, क्योंकि माइनस का ये ना पूरा, माइनस के N2F ई नॉट 2। ठीक है भाई। और अब ये क्या है, F क्या है यहां पे, फैराडे कांस्टेंट है। ई नॉट क्या है, अभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, सॉरी मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसी का भी रिडक्शन नहीं, सिंपल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और जब मैंने इसको कैंसिल कर दिया, माइनस सभी में कॉमन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, NE नॉट बराबर के N1 E1 नॉट प्लस, भाई माइनस से पूरा डिवाइड कर दिया मैंने, क्या हो गया, N2 E नॉट 2। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ई नॉट की, तो ई नॉट क्या हो जाएगा भैया, N1 E1 नॉट प्लस N2 E नॉट 2 डिवाइड बाई N।
ये जो वैल्यू है ये कब है? इफ n1 बराबर n बराबर n2 हो गए तो सिंपल ई नॉट बराबर के क्या होगा? ई नॉट 1 प्लस के ई नॉट 2। ये किसका डाटा था? फुल सेल का था, बात कर चुके हैं रे हम। और ये किसका डाटा है? तो ये भैया हाफ सेल का डाटा है। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? अगर हाफ सेल हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, ई नॉट बराबर के n1 ई1 नॉट प्लस के n2 ई नॉट 2 डिवाइड बाई n। अभी अप्लाई करना सिखाता हूं और ये मैं सिखा चुका हूं। दो क्वेश्चन, मात्र दो क्वेश्चन करवाऊंगा। एक क्वेश्चन जिसमें अभी ई नॉट पूछा था और उसको छोड़ो, मैं दो नए क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए देख भाई, पहला क्वेश्चन करवाऊंगा इजी क्वेश्चन ये है कि तेरे पास mn प्लस 2 है, गिविंग के mn है जिसका डाटा जो है वो 1.0 वोल्ट है, ठीक है ना। एक जो डाटा है वो तेरे पास है mn पॉजिटिव है, इसको मैंने ना सिंपल करवाया, चल ठीक है ना। mn पॉजिटिव है, mn है जिसका डाटा जो है वो तेरे पास माइनस के 0.4 वोल्ट है, ठीक है रे, ठीक है ना। सिंपल मैंने कोई ऐसे रैंडम डाटा उठाया है और मैंने तुझे पूछ लिया ई नॉट सेल निकाल के दे दे मुझे, किसका? मुझे तू निकाल के दे दे Mn2 पॉजिटिव से Mn पॉजिटिव का क्या होगा, ठीक है ना। ये सवाल आया पेपर में। अब तुझे क्या करना है, सिंपल सी बात, तूने पहचान तो तुझे यहीं से लेना चाहिए यार। अगर देख सबसे बड़ी पहचान तो यही है, अगर सेम तुझे एक ही प्रकार का डाटा गिवन है तो इसका मतलब सवाल है हाफ सेल का। और अगर सवाल है हाफ सेल का तो यहां पे देख सिंपल में फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट किसका निकालना है तुझे? Mn2 पॉजिटिव से Mn। इसका मतलब n जो था वो क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं जब बदल रहा है। यहां पे n की वैल्यू कितनी है भैया? Mn से Mn पॉजिटिव जाने में 1 है। फॉर्मूला तेरे पास क्या था? n1 डिवाइड बाई ई नॉट 1 प्लस के n2 ई नॉट 2 डिवाइड बाई n, यही तो था। सिंपल n तुझे पता है कितना है? 1 है, ठीक है जी। E1 नॉट तुझे पता है कितना है? कितना है भैया? 1.06 वोल्ट है। ये तेरे पास कितना है? ये ई नॉट 2 है। इसमें n1 इसमें कितना है? 2 है। और इसमें कितना है? यही तुम्हें अब यहां पे जो तुम दिक्कत करोगे वो यही करोगे, यहां तक पूरा सवाल ले आओगे और ऐसे पॉइंट पे आके तुम क्या कर दोगे? गलती कर दोगे। इसी दिन का मुझे रोना था, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें बताया था, सिंपल कोई भी सवाल आए ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कोई भी सवाल आए, सिंपल वाले रिएक्शन को लिख ले। क्या करेगा तू? सिंपल Mn2 पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन दिए उसको, Mn में गया। उधर क्या है? Mn पॉजिटिव था, 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये भी Mn में गया। पूछा क्या है? यहां पे देख ले, पूछा क्या है? Mn2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, क्या बनाएगा? Mn बनाएगा। क्या पूछा? Mn पॉजिटिव, सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा रे, 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, Mn पॉजिटिव में गया। ये क्या है तेरे पास? ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्या है बच्चा? ओवरऑल सेल रिएक्शन। निकाल ले, बस तुझे क्या करना है? इसको उल्टा करना है भैया। उल्टा करेगा ये क्या हो जाएगा? Mn है, Mn पॉजिटिव में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा। और जब तू इसको सॉल्व करेगा तो यहां से आसानी से ये Mn जो पॉजिटिव है, ये Mn जो है ये Mn से कट जाएगा। यहां पे तेरे पास सिंपल क्या बन जाएगी? ये रिएक्शन जो है अब तेरे पास बड़े आसानी से रिएक्शन जो होगी ये निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? और सिंपल अब तुझे डाटा इंटरप्रिएट करना है तो उस केस में वैल्यू कितनी थी? 1.06 वोल्ट है। यहां पे भी थी तो माइनस की इसके लिए, लेकिन अब रिएक्शन तूने रिवर्स कर दी तो अब वो वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी? 0.4 वोल्ट हो गई, ठीक है ना। और सिंपल अब तुझे डाटा को इंटरप्रिएट करना सिखा दिया था मैंने। तो ई नॉट तेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा? उसके केस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। देख भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। 2 गुना के 1.06 जमा यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है रे? 1 है। डाटा कितना है? 0.4 है, ठीक है। और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। और इसको जब भी तू कैलकुलेट करेगा तेरे पास क्या निकल के जाएगा? ई नॉट निकल के जाएगा किसका? Mn2 पॉजिटिव से Mn पॉजिटिव का। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सिंपल, मैंने पूरे लेक्चर में कुछ नहीं सिखाया तुझे आज,
सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड करने सिखाए, उस सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड को करके कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट और उसकी एप्लीकेशन सिखाई, सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाया और फुल सेल और हाफ सेल में डिफरेंशिएट अंतर करना सिखाया और उनके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। नमस्कार दोस्तों, मैं यहीं पे अब आपसे विदा लेना चाहूंगा, मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूं। थैंक यू दोस्तों, सिंपली मैंने कवर किया है।